आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के बारे में। ऐसे 23 फैक्ट्स जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हर फैक्ट आपको उसकी जिंदगी के एक नए पहलू से रूबरू कराएगा। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 23। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उसका पूरा नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, यानी बचपन में कानून का डर उसके घर के अंदर ही था। वो नागपाड़ा इलाके में पला बड़ा जो उस समय अपराधियों और झगड़ों के लिए बदनाम था। यहीं से उसकी सोच में अपराध का बीज बोया गया। स्कूल छोड़ने के बाद उसने गली मोहल्ले में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। नंबर 22। दाऊद की जुर्म की दुनिया में एंट्री एक मामूली चोरी से हुई थी। उससे पहली बार पुलिस ने एक साइकिल चोरी के आरोप में पकड़ा था, लेकिन जल्दी उसने लोकल गैंग के साथ मिलकर मारपीट, लूट और स्मगलिंग जैसे काम शुरू कर दिए। 18 साल की उम्र तक वो पुलिस के लिए एक हिस्ट्री शीटर बन चुका था। गिरफ्तारी और जेल ने उसे सुधारा नहीं बल्कि और खतरनाक बना दिया। उसका नाम जुर्म की फहरिस्त में ऊपर चढ़ने लगा। नंबर 21। दाऊद ने जब अपराध में कदम रखा तब मुंबई पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन का राज था। उसने धीरे धीरे इन गैंग्स को चुनौती देना शुरू किया। सबसे पहले उसने करीम लाला के पठान गैंग से भिड़ंत ली। इस दौरान उसने अपने भाई साबिर के साथ मिलकर कई इलाकों में वसूली का काम शुरू किया। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि पुराने डॉन उससे डरने लगे। मुंबई अंडरवर्ल्ड में नया नाम उभरने लगा, दाऊद इब्राहिम। नंबर 20। 1980 के दशक में दाऊद ने अपने गैंग को डी कंपनी नाम दिया। इस गैंग की खास बात ये थी कि इसमें अपराध को प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया जाता था। इसमें हवाला, डीलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, सुपारी किलिंग और रियल एस्टेट जैसे काम शामिल थे। डी कंपनी का नेटवर्क मुंबई से लेकर दुबई और कराची तक फैल चुका था। इस गैंग का संचालन पूरी तरह से दाऊद के इशारों पर होता था। ये कंपनी भारत के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट्स में गिनी जाती थी। नंबर 90। 1986 में जब मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो दाऊद दुबई भाग गया। वहाँ उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन अपराध नहीं छोड़ा। उसने खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में पेश किया और कई कंपनियों में पैसा लगाया। उसके पास कई लग्जरी कारें, बंगले और ऑफिस थे। दुबई में रहते हुए उसने अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से हाथ मिलाया। यहीं से उसकी पहुंच पाकिस्तानी एजेंसियों तक बनी। नंबर 18। दाऊद का नाम सबसे ज्यादा तब सामने आया जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए। इन धमाकों में 250 से अधिक लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। जांच में पता चला कि ये हमला दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने प्लान किया था। ये पहला मौका था जब किसी गैंगस्टर ने भारत में आतंक फैलाने का काम किया। दाऊद ने पाकिस्तान से आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवाई और विस्फोटक मंगवाए। इसके बाद वो केवल गैंगस्टर नहीं, आतंकी भी बन गया। नंबर 17। भारत के कई दावे और सबूतों के बावजूद पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि दाऊद उनके देश में नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है कि वो कराची में रहता है। क्लिफ्टन रोड पर उसका एक आलीशान बंगला है जिसकी सुरक्षा ISI के एजेंट्स करते हैं। के लिए खास गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स और डॉक्टर उपलब्ध है। ISI उसे भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान सरकार ने कभी उसे सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट नहीं किया। नंबर 16। 2008 में फोर्ब्स ने दाऊद इब्राहिम को दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में गिना। की अनुमानित संपत्ति उस समय $6.7 बिलियन, करीब 50,000 करोड़ रुपए थी। उसे अलकायदा से भी जोड़ा गया और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित किया। इस लिस्ट में ओसामा बिन लादेन और एल चापो जैसे नाम भी थे। इससे दाऊद का ग्लोबल कद और भी बढ़ गया। अब वो सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया भर की एजेंसियों का दुश्मन बन चुका था। नंबर 15। दाऊद ने दुनिया भर में सफर करने के लिए अलग अलग नामों से कई पासपोर्ट बनवाए। पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब के पासपोर्ट उसका इस्तेमाल करते पकड़े गए। इन फर्जी दस्तावेज से वो आसानी से देश बदलता रहता था। इसी कारण से उसे पकड़ना दुनिया की बड़ी एजेंसियों के लिए भी चुनौती बन गया। हर बार जब उसका नाम सामने आता, उसके रहने की जगह पहले ही बदल जाती। वो पूरी दुनिया में छुपकर चलता रहा। नंबर 14। 90 के दशक में दाऊद ने बॉलीवुड में भी पकड़ बना ली थी। कई फिल्म स्टार और प्रोड्यूसर से उसके निजी रिश्ते थे। कुछ फिल्में ऐसी थी जिनमें दाऊद का पैसा लगा था और वो ब्लॉकबस्टर भी रही। मुंबई के कई बड़े सितारे दुबई में उससे मिलते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें लीक हुई। बॉलीवुड पर उसका असर आज भी चर्चा का विषय है। नंबर 30। दाऊद इब्राहिम ने हवाला के जरिए अरबों रुपए का लेन देन किया। भारत, पाकिस्तान, UAE, बांग्लादेश और ब्रिटेन में उसका हवाला नेटवर्क फैला हुआ है।
इस नेटवर्क के जरिए आतंकियों को फंडिंग, हथियारों की खरीद और पैसे की आवाजाही होती है। कि कंपनी के एजेंट भारत में कई बिजनेसमैन और नेताओं से भी जुड़े थे। हवाला के चलते दाऊद बिना बॉर्डर पार किए हर जगह मौजूद रहता था। उसका नाम हर बड़े हवाला घोटाले में सामने आता रहा है। नंबर 12, दाऊद पर यह भी आरोप है कि उसने इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में हाथ डाला। 1990 के दशक में क्रिकेट के कई मैच फिक्स करने के पीछे उसका नाम आया। कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी। वो दुबई और शारजाह में क्रिकेट मैचों का मजा वीआईपी बॉक्स से लेता था। डी कंपनी ने सट्टे के जरिए करोड़ों की कमाई की। क्रिकेट को लेकर उसकी दीवानगी अपराध में बदल चुकी थी। नंबर 11, दाऊद का गैंग केवल बाहरी लोगों से नहीं बना था, बल्कि उसका परिवार भी शामिल था। उसका भाई अनीस इब्राहिम डी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता है। दाऊद की बहन हसीना पारकर ने मुंबई में उसका कारोबार संभाला। हसीना को लेडी डॉन कहा जाने लगा था। के खिलाफ वसूली, जमीन कब्जा और फर्जी प्रॉपर्टी डील के केस थे। दाऊद के परिवार ने ही उसकी गैर मौजूदगी में उसका नेटवर्क संभाला। नंबर 10, भारत सरकार ने दाऊद की भारत में मौजूद कई संपत्तियों को जब्त किया है। इनमें मुंबई की भिंडी बाजार इलाके की बिल्डिंग, फ्लैट्स और एक होटल शामिल है। इन संपत्तियों की नीलामी होती रही और कई बार बोली लगने के बाद भी खरीदार पीछे हट जाते हैं। लोग कहते हैं कि डॉन की प्रॉपर्टी खरीदने से डर लगता है। दाऊद का खौफ आज भी इन ईंट पत्थरों में बसता है। सरकार ने हाल ही में उसके कुछ अघोषित संपत्तियों की लिस्ट भी जारी की थी। नंबर 9, पिछले कुछ सालों में दाऊद की सेहत को लेकर कई रिपोर्ट्स आई। बताया गया कि उसे गैंग्रीन, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि वो कराची के एक मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हुआ था। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इसे अफवाह बताया और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा कि हालत अब पहले जैसी नहीं रही। शायद अब उसका नेटवर्क भी उसकी बीमारी की तरह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। नंबर 8, अमेरिका ने 2003 में दाऊद को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। उसके बाद यूएस ने उसकी सारी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जो अमेरिकी टेरिटरी या बैंकों में थी। इस कदम से उसके इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑपरेशन को तगड़ा झटका लगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी उस पर निगरानी रखती है। दाऊद को पकड़ने के लिए अमेरिका और भारत के बीच डेटा शेयरिंग भी होती रही है। ये पहला मौका था जब कोई भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन अमेरिकी कानून की पकड़ में आया। नंबर 7, दाऊद पहले एक क्रिमिनल था, लेकिन बाद में उसने धार्मिक संगठनों से हाथ मिलाया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ISI और लश्कर-ए-तैयबा जैसी आतंकियों को फंडिंग दी। कहा जाता है कि उसने भारत विरोधी गतिविधियों को जिहाद के नाम पर समर्थन दिया। धर्म की आड़ में उसने आतंक फैलाने का काम आसान कर दिया। ये वही मोड़ था जहां दाऊद का रूप गैंगस्टर से बदलकर जिहादी डॉन बन गया। उसके दुश्मन अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा देश बन चुका था। नंबर 6, इंटरपोल ने दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, जो अब तक वैध है। इसका मतलब है कि अगर वो किसी भी देश में पकड़ा जाता है, उसे तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। भारत ने 10 से अधिक बार के प्रत्यार्पण की मांग की, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं माना। हर बार दाऊद कानून की पकड़ से निकल गया। उसकी गिरफ्तारी अब एक राजनीतिक और कूटनीतिक खेल बन चुकी है, लेकिन उसका नाम अब भी इंटरपोल की वेबसाइट पर चमकता है। नंबर 5, दाऊद को पकड़ने के लिए भारत की रॉ और IB ने कई मिशन चलाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2005 में एक सीक्रेट मिशन के तहत की जान लेने की तैयारी थी, लेकिन ऑपरेशन लीक हो गया और मिशन रोक दिया गया। ISI को इस मिशन की भनक पहले ही लग गई थी। कहा जाता है कि दाऊद के आसपास हमेशा खुफिया एजेंसियों की नजर बनी रहती है। वो एक चलते फिरते मिशन का टारगेट है। नंबर 4, बहुत कम लोगों को पता है कि दाऊद का नेटवर्क अफ्रीका तक फैला हुआ है। नाइजीरिया, केनिया और साउथ अफ्रीका में उसका ड्रग्स और हथियारों का व्यापार चलता है। वहाँ के लोकल गैंग्स के साथ उसका मजबूत गठजोड़ है। इन देशों में कानून की कमजोर पकड़ होने से उसे फायदा मिलता है। अमेरिका के पोर्ट से उसके ड्रग्स यूरोप और एशिया पहुँचते हैं। यही वजह है कि उसका कारोबार ग्लोबल बना हुआ है। नंबर 3, दाऊद ने दुबई, शारजाह और आबू धाबी जैसे शहरों में भारी निवेश किया। के पास वहाँ होटल, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल्स में हिस्सेदारी है। वो इन प्रॉपर्टीज को फर्जी नामों और फ्रंट कंपनियों के जरिए ऑपरेट करता है। यही निवेश उसके काले धन को सफेद बनाने का तरीका है। अरब देशों में रहकर उसने अपने अपराध को बिजनेस का रूप दे दिया। डी कंपनी अब क्राइम सिंडिकेट के साथ साथ रियल एस्टेट ग्रुप भी बन चुका था। नंबर 2, दाऊद का सफर एक झुग्गी से शुरू हुआ और इंटरनेशनल टेररिस्ट तक पहुंचा। उसने जुर्म को एक इंडस्ट्री बना दिया, जहां नौकरी, पैसे और मौत सब प्लानिंग के तहत होते थे। वो गैंगस्टर था, बिजनेसमैन था, आतंकी था और सब कुछ एक साथ। दाऊद का नाम आज भी एक साया बनकर मुंबई की गलियों में मंडराता है।
वो भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसका असर अब भी बाकी है। ये कहानी भारत के इतिहास का काला पन्ना बन चुकी है। नंबर 1, दाऊद इब्राहिम आज भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा अधूरा मिशन है। हर सरकार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कभी राजनीतिक दबाव, कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून, कभी पाकिस्तान की शरण ने उसे बचा लिया। लाखों लोगों के खून का दोषी आज भी जिंदा है। ये भारत के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, घाव है जो आज भी नहीं भरा, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन कानून उसका हिसाब जरूर करेगा। तो यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दाऊद इब्राहिम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।